ओके गाइस, सो मुझे सबका फोकस यहाँ पर चाहिए। देखते हैं क्विकली कल हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में गाइस हमने क्या करा था, हमने फॉर्मेट देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, बड़ा डिटेल में फॉर्मेट हमने देखा था, इसको समझा था हमने। आज हम क्या कर, जैसे मैंने आपको ये वाला एक क्वेश्चन दिखाया था, इसी क्वेश्चन को लेकर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़े तो कैसे बनेगा। अब इस क्वेश्चन के साथ स्पेसिफिक बात क्या है कि यहाँ पर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। सो पहले हम विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला सीखेंगे, फिर हम विद इंफॉर्मेशन वाला सीखेंगे। तो हम पूरा देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है। जब मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल पेन और कॉपी बंद करके रख लीजिए। सिर्फ देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं खत्म करूंगा तब आपको कुछ करना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, चलिए। सो गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर ले। चलिए गाइस देखिए, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे पास लाइन से कुछ आइटम दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बोरोइंग्स दिया है, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, इधर टेंजिबल एसेट्स, गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सारी हमें चीजें दी हुई है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, एक बार क्विकली क्वेश्चन को रीड करेंगे और सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्मेट पूरा का पूरा बना लेंगे। कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये गलती मत करिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त कि पहले मैं ऑपरेटिंग कर लूंगा, फिर फाइनेंसिंग कर लूंगा, फिर इन्वेस्टिंग करूंगा। इंडिविजुअली गलती मत करिएगा, पूरा फॉर्मेट एक साथ बनाएंगे। सब पूरा फॉर्मेट कैसे बनाएंगे एक साथ, अभी मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आपका रजिस्टर बड़ा है तो आप एक सिंगल पेज पर ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग बना सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे फाइनेंसिंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट पेज पूरा ऑपरेटिंग के लिए छोड़ दीजिए, सेकंड पेज पर आप लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बना लेंगे। ठीक, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप फॉर्मेट के लिए लाइंस खींच लेंगे। तो मेरे पास तो बनी बनाई है, मैं लेकर आ जाता हूं। तो मैंने यहां पर लाइंस खींच ली। लाइंस हमको कितनी बनानी है गाइस, हमको 3 कॉलम बनाने हैं। एक बड़ा कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का, फिर एक डिटेल का और एक अमाउंट का। अब आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले कितनी प्रिपरेशन कर लेंगे वो देखिए। तो क्या क्या प्रिपरेशन कर लेंगे, यहां पर हम लोग लिख लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, नीचे कंपनी का नाम। क्या नाम दिया हुआ है कंपनी का, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग छोड़ देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी दिया हुआ है क्या है देखें, 31 मार्च 2020। फॉर द ईयर एंड, ओके चलिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इतना कर लिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इधर पे लिख लेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ताकि इधर नहीं भी लिखो तो भी चला पता चल जाएगा कि ये क्या है, डिटेल और अमाउंट। अब आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहला लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना ताकि पता चल जाए ये हेडिंग है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इसके नीचे आप लिख लेंगे प्लस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसके नीचे आप 6 लाइन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर पे लिखेंगे आप नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। इसके नीचे 3 लाइन छोड़ देंगे, 1 2 3। और यहां पर ये कॉलम, टोटल का कॉलम यहां पर बना देंगे, क्योंकि ये आंसर हमें चाहिए। ये आंसर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके नीचे आप क्या करेंगे, 5 या 6 लाइन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 लाइनें छोड़ दी। फिर आप सेकेंड हेडिंग लिखेंगे, सेकेंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। 1 2 3 4 5, 5 लाइनें छोड़ देंगे। और यहाँ पर थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतना प्री प्रिपरेशन आप पहले ही करके रख लेंगे अपना क्वेश्चन शुरू करने से पहले। क्या क्या लिख लिया मैंने, ये ऑपरेटिंग का पूरा फॉर्मेट बना लिया, इन्वेस्टिंग की हेडिंग और फाइनेंसिंग की हेडिंग। इतना आप कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होंगे। समझ में आया? चलिए अब हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल सीक्वेंस में करिएगा, बीच में आइटम्स को इधर उधर शफल मत करिएगा। जिस सीक्वेंस में बैलेंस शीट है, लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1 आइटम लेते जाएंगे। सबसे पहले ये दिया हुआ 2 लाख और 2,50,000।
2019 ये ओपनिंग बैलेंस है गाइस और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक। चलिए, सो शेयर कैपिटल, सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल। कौन सी एक्टिविटी होती है गाइस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000 है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स। तो मैं जाऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यहां पे लिखूंगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और क्योंकि इशू करा है मतलब इससे इनफ्लो होगा, तो मैं प्लस में लिख लूंगा 50,000। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल। तो ये हमारा शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में इन्होंने आगे लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, पर मैं क्या कर रहा हूं, ओनली सिखाने के पर्पज से ये जनरल रिजर्व काट रहा हूं। आप अज्यूम करिए यहां पर आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये नेट प्रॉफिट, ठीक। कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर कितना है 70,000, प्रीवियस ईयर कितना है 50,000। तो 70 माइनस 50 मतलब 20,000 का आपका नेट प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया, ग्रेट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब जैसे ही आप बोरोइंग्स वर्ड सुनोगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 80,000 है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या, मैंने अपने डिबेंचर्स को रीपे किया है, रिडीम किया है। जब इंक्रीज होता है मतलब इशू करते हैं। जब आपकी लायबिलिटी कम होती है मतलब आप क्या कर रहे हो, पैसा वापस कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और यहां पर मैं लिखूंगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना अमाउंट आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 20,000। जो भी चीज माइनस में होगी वो ब्रैकेट में लिखेंगे। सर ये 20,000 कैसे आया, गाइस ये इसका डिफरेंस अमाउंट। 1 लाख था ओपनिंग और क्लोजिंग था 80,000। किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज दी हुई है, वो है ये 12%। सो गाइज ये जो 12% है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है जो हम बाद में सीखेंगे, ठीक। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये 12% भी हमें नहीं दिया हुआ है, हम एडिशनल इंफॉर्मेशन सीखेंगे। तो डिबेंचर्स हो गया, ये 80,000 और 1 लाख मैंने कर दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो बड़ा इजी है, मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी करंट एसेट्स होंगे और करंट लायबिलिटीज होंगे उनका हंसना रोना करेंगे। हंसने की होने की बात होगी तो हंसेंगे। सर कहां पर करेंगे, कौन सी जगह पर, गाइस ये जो वर्किंग कैपिटल की हेडिंग है ना, इसके नीचे यहां पर हम हंसना रोना करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे हंसेंगे रोएंगे देखिए, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही सोचिएगा। ट्रेड पेबल्स क्या हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस था 60,000 था, क्लोजिंग बैलेंस है 1,60,000, इंक्रीज हो गया। तो हम सबसे पहले तो यहां पर आएंगे, लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। अब हम सोचेंगे कि ये हंसने की बात है कि रोने की, तो आपके ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है मतलब रोने की बात है, पर हम तो ढीठ है, हम तो उल्टा ही करेंगे। रोने की बात है तो हंसेंगे। हंसेंगे का मतलब क्या है, मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कितने से प्लस करूंगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा। डिफरेंस अमाउंट कितना है 60 और 1,60,000 मतलब हंसेंगे। कितना हंसेंगे, बिल्कुल मुंह फाड़ फाड़ के हंसेंगे, 1 लाख रुपए से। मजा आ गया, ठीक है, समझ में आया। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही रहता है, हंसना और रोना, ठीक है। बाकी कुछ अपन और सही करे ना करे, ये तो सही कर कराएंगे। चलिए तो ये हो गया ट्रेड पेल। अब आ जाए क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। गाइस अदर करंट लायबिलिटी भी करंट लायबिलिटी है, इसका भी हंसना रोना करेंगे। तो पहले तो देखिए क्या हो रहा है, 25,000 ओपनिंग बैलेंस, 20,000 है क्लोजिंग बैलेंस। दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले, अभी सोचेंगे नहीं, पहले लिखेंगे डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी। अब हम सोचेंगे करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी है डिक्रीज हो रही है, रोने की बात है नहीं, हंसने की बात है।
क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब कम होती है तो हंसने की बात है, लेकिन हम क्या करेंगे, रोएंगे, बिल्कुल छाती पीट पीट कर रोएंगे। कितने से हंस रोएंगे, 5000 से। तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। 5000 कहां से आया, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट। किसी को कोई डाउट? सर बोलो। सर ये जो ट्रेड पेबल्स है मतलब तुझसे ना मैं एक्स्ट्रा फीस लूंगा। बोल बोल, चल बोल। हाँ तो जैसे क्रेडिटर्स हैं तो ये कैश में कैसे आएंगे मतलब? ओके, मैं चाहता था, चलो आखिर तुमने पूछ ही लिया। सो गाइस, लेट्स स्टॉप हियर। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, वैसे मुझे ये लास्ट क्लास में बताना चाहिए था, बट मैंने नहीं बताया बिकॉज मैं उस वक्त कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करना चाह रहा था। तो गाइस, हमने ये तो रट लिया था कि ये हंसना रोना है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। कॉन्सेप्ट ये है कि गाइस देखिए, फॉर एग्जांपल आपके डेटर्स हैं, समझिए आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक। अब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है फॉर एग्जांपल 30,000। तो पहले तो हंसना रोना करके देखें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स, ठीक। और हम क्या सोचेंगे, डिक्रीज इन डेटर रोने की बात है, एसेट है, एसेट कम हो रहा है, रोने की बात है, रोने की बात है, लेकिन हम हंसेंगे। हंसने का मतलब क्या है, कैश का इनफ्लो हो रहा है। सर कैसे कैश का इनफ्लो हो रहा है? गैस, डेटर्स कौन होते हैं, जो जिनको आप क्रेडिट पे सेल करते हो, ठीक है। तो क्रेडिट पे सेल करा तो मेरे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जब वही डेटर्स हमें पैसा वापस कर देते हैं तो मेरे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। भाई मुझे हर्षिता मेरी डेटर थी, मुझे उससे 5,000 रुपए लेना था, लेकिन अब हर्षिता से मुझे 2,000 रुपीज लेना है। क्यों? क्योंकि वो 3,000 रुपीज मुझे पे कर चुकी है। तो जब डेटर्स रिड्यूस होते हैं, इसका मतलब क्या है, आपके डेटर्स ने आपको पैसा दे दिया है, इसलिए ये कैश का इनफ्लो है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ऐसे ही क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम परचेज करते हैं, और परचेज करना हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, इसलिए ये ऑपरेटिंग में ये भी आएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्रेडिटर्स थे 40,000 के, अब मेरे क्रेडिटर्स हो गए 10,000 के। तो क्रेडिटर्स क्यों कम हो गए? क्योंकि मैंने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है, समझे। तो हम इसको तो पेमेंट करा तो आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या याद करवाया कि बेटा देखो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, हंसने की बात है क्योंकि लायबिलिटी है, हंसने की बात है, लेकिन आप क्या करो, रो, तो माइनस करो। तो वो मैंने आपको याद रखने की एक ट्रिक बताई थी, बट कॉन्सेप्ट यही है कि इनके कारण कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। डेटर्स रिड्यूस होते हैं मतलब पैसा मिल रहा है, इसलिए इनफ्लो। क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं मतलब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट दे रहे हैं, इट मींस आउटफ्लो। ऐसे ही स्टॉक भी होता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपकी पहले 20,000 थी, अब आपकी 80,000 हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई होगी? क्योंकि आपने खरीदा होगा, स्टॉक को खरीदा होगा तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो आपको माइनस करना है। अब मैंने आपको कैसे इसको ट्रिक बताया था कि देखो इन्वेंट्री एसेट है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो रहा है, हंसने की बात है, लेकिन हम रोएंगे। तो ये रो क्यों रहा है? एक्चुअली कैश का आउटफ्लो हो रहा है। एम आई क्लियर ऑन दिस गाइज? तो मैंने आपको रटना भी बता दिया था और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। सो चलिए हम लोग फिर वहीं पर आते हैं। ये हंसने रोने का कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब गाइज मुझे ये बताइए, ये लाइबिलिटी साइड अपना पूरा हो गया, शेयर कैपिटल कर लिया हमने, रिजर्व एंड सरप्लस कर लिया, डिबेंचर्स कर लिए, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी। इस किसी भी आइटम में कोई भी डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं एसेट्स की तरफ। चलिए, एसेट्स में सबसे पहले क्या दिया, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स मतलब कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे मेरे टेंजिबल एसेट्स पहले 3 लाख था, अब 1,10,000 हो गया। तो क्यों इंक्रीज हो गया है? क्योंकि मैंने अपने एसेट परचेज करे होंगे। तो मैं जाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और यहां पर क्या लिखूंगा, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। और क्योंकि परचेज करने से कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए मैं माइनस में लिखूंगा 1,10,000। कोई डाउट नहीं?
अब दूसरा क्या दिया हुआ, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, ठीक है, गुडविल लिखा हुआ है। यहां क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए गाइस, आपके जो एसेट्स है ना, वो दो कारण से रिड्यूस होते हैं। या तो आपने उसको सेल कर दिया हो, या तो आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया हो, या तो आपने उसे डेप्रिसिएशन लगाया हो। डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ भी बोला जाता है, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ और डेप्रिसिएशन मतलब एक ही चीज है। तो सेल या फिर डेप्रिसिएशन। अब हमारा इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, गुडविल रिड्यूस हो रहा है, तो दो ऑप्शन है, या तो आपने सेल किया होगा, या तो आपने उसको राइट ऑफ किया होगा, ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा, गुडविल को हम परचेज तो कर सकते हैं लेकिन सेल नहीं कर सकते। सर ये कैसे होता है, ये गुडविल का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा जब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको समझाऊंगा। तो याद रखिएगा, गुडविल को आप परचेज तो कर सकते हो पर सेल नहीं कर सकते हो, ठीक। तो राइट नाउ आपका गुडविल अगर रिड्यूस हो रहा है तो दो ऑप्शन क्या है, या तो सेल या तो राइट ऑफ। अब सेल तो कर नहीं सकते, मतलब ये जो 8000 का रिडक्शन आ रहा है गुडविल में, ये हमने क्या किया होगा, राइट ऑफ किया होगा। राइट ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन, या फिर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड क्या यूज होता है, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक। तो आपने क्या किया है, इसको राइट ऑफ किया है। अब मुझे बताइए, राइट ऑफ करने से क्या कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है? नहीं होता है। ये कौन सा आइटम होता है, नॉन कैश आइटम होता है। तो नॉन कैश आइटम को हम क्या करते हैं, हमने गाइस यहाँ देखो हेडिंग बनाई हुई है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस को हम ऐड कर देते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, गुडविल रिटर्न ऑफ 8000। ये समझ में आया? गुडविल के ऊपर मैं और डिस्कशन करूंगा आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले टाइम पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ग्रेट। सो हमने क्या कर दिया, गुडविल को कर दिया। अब आ जाते करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आते ही शक्ल पे मुस्कान आ जाती है। मुस्कान अपनी क्लास में नहीं है अभी, और बात और है, सॉरी गंदा वाला था। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है, सिंपल, इसका हंसना रोना करना है। हंसना रोना की जगह कहां पर है, ये वर्किंग कैपिटल के नीचे। चलिए देखें कैसे। सबसे पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो सोचेंगे बाद में, पहले तो यहां लिख लें इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अब अपन सोचेंगे इन्वेंट्री एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, हंसने की बात है, लेकिन हम तो ढीठ हैं, हम तो रोएंगे। माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट 70 था 90 हो गया, तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 20,000। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है। ये क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, 40 से 60 हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अब सोचूंगा ये हंसने की बात है कि रोने की, हंसने की बात है लेकिन मैं रोऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा 20,000। तो ये भी हो गया। उसके बाद गाइस ये आ गया लास्ट आइटम, क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखिएगा इसका कुछ नहीं करते, ये हमारा आंसर होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा आंसर है। हम एक्टिविटी 3 करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा आंसर आता है, ठीक। अब मतलब क्या, हमने सारी चीजें कर ली इस क्वेश्चन की, खत्म। खत्म होने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना, क्योंकि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग छोटे होते हैं, इसलिए अपन पहले इनका टोटल लगा लेंगे। तो देखिए इसका टोटल कितना आ रहा है, प्लस 50,000 था और माइनस 20,000 है, तो टोटल नेट आंसर कितना आया, 30,000। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेट इनफ्लो है, प्लस में आ रहा है ना, तो फाइनेंसिंग का आंसर कितना आ गया, 30,000। इन्वेस्टिंग का एक ही आइटम था 1,10,000, वो भी माइनस में है, तो यहां आउटर कॉलम में भी आप माइनस में लिखेंगे 1,10,000, ठीक। अब ऑपरेटिंग जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो सबसे पहले ये वर्ल्ड कप का आंसर, वर्ल्ड कप मतलब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का आंसर निकालोगे, ठीक। तो जितनी भी चीजें ऊपर दी हुई हैं ये, इनको प्लस माइनस कर देंगे, प्लस 20,000 प्लस 8,000, तो वर्किंग कैपिटल का आंसर आ गया 28,000।
उसके बाद इस 28,000 में आप बाकी की नीचे वाली चीजों को प्लस या माइनस करेंगे। तो ये कैसे होगा, 20,000 था वर्किंग कैपिटल का आंसर, प्लस 1 लाख माइनस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000, तो आंसर आएगा 75,000 प्लस में। अब क्या हुआ, तीनों के फाइनल आंसर आ गए अपने पास। फाइनल आंसर आने के बाद इन तीनों को यहां पर लिखेंगे, प्लस 75,000, 1,10,000 माइनस में तो माइनस 1,10,000, 30,000 प्लस में तो प्लस 30,000। तो हमारा आंसर जो नेट आ रहा है फाइनल, वो भी माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस में लिखेंगे ब्रैकेट में। ऊपर हाँ बोलो, 28,000 की जगह आपने 20 ले लिया, कहाँ पर बेटा? यहाँ पे माइनस में। अच्छा इधर, ओके, कैलकुलेशन ठीक कर देते हैं, तो 83,000 आएगा। तो हमारा नेट आंसर कितना आएगा, नेट आंसर देखिए 83,000 माइनस 1,10,000 प्लस 30,000, तो आंसर आ रहा है हमारा पॉजिटिव 3,000। कोई बात नहीं, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अब अगर ये पॉजिटिव आया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेट कैश इनफ्लो, प्लस में आया ना इसलिए इनफ्लो फॉर द पीरियड आ गया। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए कितना था ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, 15,000, तो यहां पर प्लस कर देंगे 15,000। ठीक, अब जैसे ही आप इस नेट में ये प्लस करोगे तो आपका एक फाइनल आंसर आएगा, कितना आ रहा है 18,000। दिस शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम क्वेश्चन में ऊपर चेक करें, देखें क्लोजिंग बैलेंस 18,000 है, यस क्लोजिंग बैलेंस 18,000 आ रहा है। इट मींस हमने अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा एकदम सही बनाया है। समझ में आया, समझ में आया गाइस? ये देखिए कैश फ्लो में ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर 83 आया, इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर माइनस 110 आया, फाइनेंसिंग का फाइनल आंसर प्लस 30 आया। तीनों फाइनल आंसर को प्लस करा, ओपनिंग बैलेंस को प्लस करा, तो हमारा आंसर क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ गया। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और उसको कॉपी नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन दोबारा खुद से अभी के अभी अपनी कॉपी में करके देखो। अभी के अभी क्यों करवा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप वन शॉट में ही बिल्कुल सही कर देते हो, इट मीन्स आपको सीक्वेंसिंग क्लियर हो गई पूरी, तो आगे ज्यादा टेंशन नहीं होगा। और अगर आप कहीं अटके तो कोई बात नहीं, हम फिर से समझ लेंगे, ठीक है? बिकॉज मैं सेम क्वेश्चन के लिए वेट नहीं करना चाहता कि एक और क्वेश्चन हम फॉर्मेट, तो ये क्वेश्चन हमने क्यों किया है गाइस, फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरीके से इस फॉर्मेट में वैल्यूज पुट हो जाती है। बट जो स्पेशल चीजें हैं जो दूसरे बच्चे रटते हैं कि ये ऐसे फॉर्मेट होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ आइटम टू आइटम बता दूंगा कि अगर ऐसा आइटम आए तो कहां पर आएगा और क्यों आएगा। तो अब इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद जो मैं आपको अभी बताने जाऊंगा ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो यहाँ लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसका हाँ, मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपने अपने नेट प्रॉफिट में से क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट, आपने अपने नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश चीजों का एडजस्टमेंट कर दिया है, लेकिन आपके बिजनेस के वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना? कैसे इफेक्ट करते हैं? डेटर्स, वो सेल से रिलेटेड होता है, क्रेडिटर परचेज से रिलेटेड होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये सारी जितने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी होते हैं ना, ये अपने प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। तो आपने बाकी चीजें तो कर ली, लेकिन इन करंट एसेट्स के कारण आपके प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो आपने एडजस्ट नहीं किया है।
जैसे आपने क्रेडिट सेल्स को एडजस्ट नहीं किया है इसलिए हम डेटर्स का एडजस्टमेंट करते हैं, आपने क्रेडिट परचेज का एडजस्टमेंट नहीं किया है इसलिए आप क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट करते हैं, आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस पहले ही दे दिए हैं उनका एडजस्टमेंट नहीं करा, आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट नहीं करा, इसलिए हम सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का इफेक्ट देते हैं। तो वो जो बिफोर वाला है उसमें अभी उन चीजों का इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, चलिए, सो गाइज व्हाट वी हैव डन, ध्यान से सुनिए, हमने अभी क्या समझा, हमने ये सीखा है कि फॉर्मेट कैसे बनता है और कैसे हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये वाली जो स्पेस है ना एडजस्टमेंट्स, यहाँ जो होते हैं ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, और कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या आता है, और जब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ जाती है तो हम उसका क्या करते हैं। तो अब हम मेन चीज वही सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है, हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, दो तीन एडजस्टमेंट सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें एडजस्टमेंट भी समझ में आता जाए और हमें क्वेश्चन भी समझ में आता जाए कि उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या इंपैक्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहला तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अभी हमें फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। सो हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो गैस अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जिस स्टाइल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। सो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो ये फाइल डाउनलोड करके ये एडजस्टमेंट एक जगह पर अपने कॉपी में अपने हाथ से प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाएगा। चलिए, तो अब गैस देखिए, मैंने जब आपको ये क्वेश्चन करवाया तो मैंने आपसे ये 12% कट करवा दिया। सर ये भी होना चाहिए था, इसका ये क्वेश्चन में है तो इसका एडजस्टमेंट होना, कट क्यों करवाया, क्योंकि हमने सीखा नहीं था, बिकॉज दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसी परसेंटेज को सीखते हैं। ये परसेंटेज किसको डिनोट करता है, दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का करते क्या है, पहले मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूं और फिर मैं आपको उसका कैलकुलेशन बताता हूं। ट्रीटमेंट, इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं गाइस, जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर दीजिएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर दीजिएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर दीजिएगा। मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा वो दो जगह एडजस्ट होगा, कहाँ, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चे क्योंकि जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। इंटरेस्ट पेड हमने सीखा था फर्स्ट क्लास में, इंटरेस्ट पेड करना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पर ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है इसलिए ये नेट प्रॉफिट से पहले माइनस हो चुका होगा। तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, जो ऑपरेटिंग नहीं होता, मतलब या तो वो इन्वेस्टिंग होगा या तो वो फाइनेंसिंग होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है ना, ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। यहां पे लिख लेता हूं आपके लिए, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। क्यों नॉन ऑपरेटिंग आइटम है सर, बिकॉज इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग हमने क्या सीखा था, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उसको हम प्लस करेंगे, कहां पर, ऑपरेटिंग के अंडर में। इसलिए मैंने क्या करा, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर दिया। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सर क्यों माइनस करा, क्योंकि देखो इंटरेस्ट पे करोगे कैश का आउटफ्लो तो होगा ही होगा, तो आउटफ्लो तो हमें शो करना है, और क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बिलोंग करता है इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर दिया। तो हमने क्या किया, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पहले नेट प्रॉफिट में पड़ा हुआ था, तो हमने उसको वहां से रिवर्स कर कर उसके सही जगह पर आकर माइनस कर दिया। माइनस तो होना ही है क्योंकि ये एक्सपेंस है, आउटफ्लो है, पर वो गलत जगह माइनस हो चुका है, वो ऑपरेटिंग में माइनस हो चुका है, तो वहां जाकर पहले प्लस करो और फाइनेंसिंग में आकर जाकर उसको माइनस कर दो। यही तो क्लासिफिकेशन करना है हमें, जो चीज जिस एक्टिविटी को बिलोंग करता है उसको वहां जाकर लिख देना है। समझ में आया?
तो हम क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस कर दो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस कर दीजिए। अब बात आती है कि सर ये इंटरेस्ट तो परसेंटेज में दिया है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, सो गाइस पहली चीज, इसमें 4 केसेस आएंगे। पहला, इफ नो इंफॉर्मेशन ऑफ डेट ऑफ डिबेंचर इज गिवन। सर मतलब ये कि देखिए आपके डिबेंचर जो है ना इस क्वेश्चन में कितने थे, 1 लाख थे और क्लोजिंग हो गए 80,000, तो यहाँ पर चेंज आ रहा है 20,000 का। ये 20,000 कौन सी डेट को चेंज हो रहा है पूरे साल में आपको नहीं पता है। 1 अप्रैल को हुआ, 1 मई को हुआ, 31 मार्च को हुआ, हमें नहीं पता। तो यही मैं बोल रहा हूं कि इफ नो इंफॉर्मेशन ऑफ डेट ऑफ डिबेंचर इज गिवन, तो आप क्या करोगे, इस परसेंटेज को किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, ऑन द ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख। ऐसा क्यों होगा ये भी बताऊंगा, पर आप पहले समझिए किसके ऊपर, 1 लाख। तो 12% दिया हुआ है। देखो अगर इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, सर देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12% है, इधर 1 लाख है, 1 लाख का 12% 12,000। इस 12,000 को क्या करते हम लोग, बच्चे लोग ऑपरेटिंग में जाकर इधर प्लस कर देते, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इधर प्लस कर दे 12,000। और क्या करते, इसको फाइनेंसिंग में जाकर यहां पर माइनस कर देते, लिख लेते इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पर यहां पर माइनस में लिखते, मतलब ब्रैकेट में लिखते 12,000। सर इससे तो हमारा आंसर चेंज हो जाता। हाँ आंसर चेंज हो जाता एक्टिविटी का, लेकिन नेट आंसर यही आता। चलिए देखिए कैसे, अब ये 28,000 में प्लस 12,000 भी हो जाता और ये आपका 83 चेंज होकर 95,000 आ जाता और ये 30 चेंज होकर आपका -20,000 -12,000 आ जाता। 18,000 तो आप कैलकुलेशन करते तो भी आपका आंसर 3,000 ही आता, क्योंकि हमने किया क्या, ऊपर प्लस किया नीचे माइनस किया, तो उसका इफेक्ट तो नलीफाई हो रहा है। तो सर जब इफेक्ट नलीफाई हो रहा है तो आप कर ही क्यों रहे हो। बेटा हम लोग किसी चीज को हटाना नहीं है, हमें सिर्फ अपने कैश को सही एक्टिविटी में क्लासिफाई करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो चीज जिस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है बस वही लिखना है। समझ में आया। सो अगेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। सर कैलकुलेट कैसे होगा, इफ नो इंफॉर्मेशन ऑफ डेट इज गिवन, तो किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस। और सर अगर डेट दी हो तो, इफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेट is given and it is मतलब ओपनिंग डेट है। मतलब आपको क्या बोलता कि आपके डिबेंचर में जो चेंज आ रहा है 20,000 का, वो आपको क्वेश्चन में बोल देता है दैट द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल डेट दी होती, मींस ओपनिंग डेट दी होती, तो क्या करते, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करते, ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। और अगर यही उनको 31 मार्च दी होती, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग डेट दिया होता, तो फिर क्या करते, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। मतलब सिंपल, ओपनिंग डेट दी है तो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, क्लोजिंग बैलेंस दी है तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, उल्टा कर रहे हैं। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो फिर क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। समझ में आया, समझ में आया। चलिए सो क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई, हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने क्या करा, उसको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करा और ऑपरेटिंग में प्लस करा और फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया। किसी को यहां पर कोई डाउट नहीं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बोलो सर, अगर हमको इंटरेस्ट डिबेंचर मिला हो तो। बेटा देखो, डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है।
ठीक है, तो ये जो लाइबिलिटी साइड अपने डिबेंचर लिखे हुए हैं ना, इस पे हमेशा इंटरेस्ट पे ही होता है। और जब अपन डिबेंचर खरीदते हैं ना, तो हम उसको डिबेंचर वर्ड नहीं यूज करके इन्वेस्टमेंट्स वर्ड यूज करते हैं, तो वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जगह इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बन जाता। समझ में आया हर्षल? यस सर। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हम अलग से सीखेंगे। ओके सर। ग्रेट, चलिए, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो मैं पहले आपको आज सिर्फ 2 ही चीजें बताऊंगा और इजी वाली चीजें बताऊंगा, स्लोली उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे हम लोग। चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये पहला आइटम। किसी को डाउट गाइस? किसी को थोड़ा सा भी डाउट? नहीं। बाकी जब हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे ना, और क्लियर होगा। यस महिमा, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं, ओके। दूसरा, जनरल रिजर्व, सबसे सिंपल, सबसे इजी। अब गाइस जनरल रिजर्व के साथ क्या होगा? जनरल रिजर्व का आप क्या देखोगे? डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। आप देखोगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच में। अगर आपके जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं, अब या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर इसको प्लस कर देंगे, सिंपल। और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाकर माइनस कर देंगे, सिंपल। बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस। कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गाइस जब भी मैं आपको प्लस माइनस बोलूं ना, मतलब यहां तो मैं ये हेडिंग बोलूं इसके अंडर में, यहां तो इसके अंडर में, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ था, है ना? जनरल रिजर्व दिया हुआ था, क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। इंक्रीज होता तो देखो प्लस हुआ है 20,000, तो हम क्या करते? यहां पे लिख लेते ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। यहां पे लिख लेते 20,000, ऐसा। तो सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल अपने को जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है और ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। अज्यूम ये 30,000 है और ये 40,000 है। तो यहां क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इंक्रीज क्यों होता है? आपने क्रिएट किए होंगे रिजर्व। कहां से क्रिएट किया होगा रिजर्व? प्रॉफिट में से। मतलब आपने प्रॉफिट में से माइनस करा होगा और जनरल रिजर्व में प्लस करा होगा, ठीक है। प्रॉफिट में से माइनस करा, पर क्या जनरल रिजर्व क्रिएट करने से कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है? नहीं होता। तो ये नॉन कैश आइटम है और हमने पढ़ा था कि नॉन कैश आइटम्स को हम, एक्सपेंसेस को हम प्लस कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व हमारा नॉन कैश आइटम है। इसके कारण ना कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो होता है। लेकिन जब आपके जनरल रिजर्व बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रॉफिट में से माइनस करके जनरल रिजर्व में डाला है, तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। बट सिंस देयर इज नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, हम इसको वापस प्लस कर देंगे। और अगर यही अज्यूम करो कि ये जनरल रिजर्व उल्टे होते, जनरल रिजर्व यहां 30 होता और ओपनिंग 40 होता, मतलब रिड्यूस हो गए। और आपके क्वेश्चन में कहीं रिडक्शन की इंफॉर्मेशन भी नहीं दी है कि क्यों रिड्यूस हो रहे हैं। तो जब नहीं पता, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं प्रॉफिट में से पैसा काट के रिजर्व में डाल देता हूं, अब मुझे रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो मैंने रिजर्व में से माइनस करा और प्रॉफिट में प्लस कर दिया। तो प्रॉफिट में प्लस हो चुका है, पर इसके कारण ना तो कैश का इनफ्लो हुआ है ना तो कैश का आउटफ्लो हुआ है। इसलिए मैं क्या कर दूंगा? इसको माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस? क्योंकि ये पहले प्लस हो चुका होगा। सो लॉजिक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। अदरवाइज अगर आप देखें जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग में प्लस कर दीजिए, और डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग में माइनस कर दीजिए। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज अ नॉन कैश आइटम। इसके कारण ना कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो होता है। समझ में आया? सो गाइस व्हाट आई वांट टू डू, मैं आज चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं। आज मैंने आपको क्या बताया कि जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था उसका हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखा कि
ये होगा कैसे, कैसे आइटम्स को हम लोग इसमें फिल करेंगे। फिर मैंने आपको दो बहुत ही बेसिक एडजस्टमेंट बताया, किस किस का, डिबेंचर्स का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का और जनरल रिजर्व का। तो मैं आज आपको क्लास में और कुछ नहीं करवा रहा हूं, बट आई वांट कि आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर नेक्स्ट क्लास से पहले आप सॉल्व जरूर करेंगे, क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। इज इट क्लियर? चलिए 2 मिनट रुकिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ऐसा ही इजी वाला क्वेश्चन जो हमने क्लास में सॉल्व करा। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ना जनरल रिजर्व है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया है, ताकि आप फॉर्मेट बनाएं और चीजों को लिखें, क्योंकि जब आपका क्लोजिंग बैलेंस इक्वल आ जाएगा ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मुझे समझ में आया है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज आई डोंट वांट टू रश, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, भले थोड़ा सा टाइम लगे बट उसको आराम से करेंगे। डन एवरीवन? ग्रेट गाइस, तो ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही करें। चलिए, जय श्री राम।